मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी लेकिन घर का कोई काम भी नहीं करती थी। इससे मैं ऑफिस में थका हुआ घर आकर घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते। एक दिन मैं ऑफिस के घर से आया तो मेरा घर साफ था। मैं हैरान था। मुझे हैरान देखकर मेरी पत्नी कहा, अरे मैंने एक नौकरानी रख ली है जो सबसे घर आकर सारा काम वही करेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, जब तुम घर नहीं होगे तब वो काम करेगी। मैंने हाँ कह दी क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन मैं अपने ऑफिस में एक महत्वपूर्ण फाइल घर भूल गया था। एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले मुझे उस फाइल की आवश्यकता थी, इसलिए मैं 10:30 बजे घर वापस चला गया। मेरे पास मेरे घर से बाहरी दरवाजे की चाबियां थी, इसलिए मैंने खुद ही दरवाजा खोला। घर के अंदर गया। जैसे ही मैं घर के अंदर गया मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आगे बढ़ा तो एक कमरे का दरवाजा खुला था। मैं उस कमरे में घुस गया। मैंने झुक कर देखा तो मेरी पत्नी हंसते हंसते बातें कर रही थी। दूसरी तरफ नौकरानी ओढ़नी ओढ़े बैठी थी। जैसे ही मैं आगे आया तो उसकी नजरें मुझ पर ही गई। मेरी पत्नी का तो चेहरा रंग से ही उड़ गया था। मैं उसके पास गया तो वो जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और भागने की कोशिश की। मुझे शक हुआ क्योंकि वो जोर से भागने की कोशिश कर रही थी और मैं उसे पकड़ नहीं पाया था। उसकी ओढ़नी मेरे हाथ में आ गई। उसने खुद को ओढ़नी पकड़ने के लिए मुझे पीछे देखा तो उसे देखकर मेरी सांसें अटक गई क्योंकि नौकरानी के भेष में मेरा नाम रोहित है। मेरा नाम जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। मेरी शादी माता पिता की पसंद से हुई थी, लेकिन मैं जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगा था। उस समय मेरा ट्रांसफर आगरा के लखनऊ में हुआ था तो मेरी पत्नी भी जिद करने लगी मैं भी कि मुझे भी तुम्हारे साथ लखनऊ चलना है, क्योंकि वो तो शादी से पहले ही लखनऊ में ही रहती थी। मैंने निधि से बहुत समझाया आया कि देखो निधि, कुछ ही दिनों यही रुको, पहले मैं वहाँ रहने की व्यवस्था करता हूँ, सब कुछ सेट करता हूँ, फिर तुम्हें वहाँ बुलाऊंगा। लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरे माता पिता उसकी वजह से मुझसे नाराज हो गए क्योंकि उतना कहना था कि निधि उसके पास रहे। आखिर निधि मेरे साथ लखनऊ आ ही गई। हम दोनों खूब घूमते फिरते होटल में खाना खाते, लेकिन समय के साथ व्यवस्थित जीवन भी शुरुआत हो गई थी। जैसे तब हुआ जब दुनिया व्यस्त थी शुरू हुई तो बहुत दिक्कत होने लगी। मैंने पास इलाके में मकान किराए का लिया था, लेकिन मकान की सफाई न होने के कारण बहुत गंदा हो गया था। जब मैं निधि को साफ सफाई को कहता तो मुंह फुलाकर बैठ जाती, कहती कि मैं नौकरानी हूँ या आपकी पत्नी। मैं समझता कि मेरी भाभी तो काम करती है ना, तो तुम्हारे करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। या सुनकर वह गुस्सा हो जाती और कहती कि मैं तुम्हें उन्हीं की वजह से तो मैं वहां नहीं रुकी, खुद एक मशीन बन गई और मुझे भी काम करने की मशीन बनाना चाहती। दरअसल मैं ऑफिस से मैं आकर घर की सफाई करता था। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वह खाना बना रही है, चाहे कैसे भी पकाती हो खा लेता हो। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो गया। जिंदगी में सुकून तो था, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ मेरी पत्नी चिंता में रहने लगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती फिर चिढ़ जाती। एक दिन निधि ने मुझे बताया कि मुझे एक नौकरानी मिल गई है, वो 2 घंटे के लिए आएगी और घर की सफाई करके चली जाएगी। मैं खुश था क्योंकि अब मुझे घर का साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे परवाह थी। मैंने निधि से कहा उस पर नजर रखो, क्योंकि पता नहीं घर की सफाई के साथ साथ वो घर ना साफ कर दे। मेरी बातें सुनकर वो हंसने लगी और बोली, आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप घर में एक बार फिर शांति आ गई थी। निधि बहुत खुश थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस की फाइल घर भूल गया था। घर जाने के बाद जो देखा तो उसे देखकर मैं बहुत हैरान हो गया था। वह सब मेरे लिए सहन योग नहीं था, इसलिए मैं निधि को एक कमरे में बंद कर दिया। देर रात जब मैं घर पहुंचता निधि ने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू किया। बहुत परेशान होकर मैंने दरवाजा खोला और उससे पूछा, साफ साफ बताओ हमारे घर से मैं नौकरानी के भेष में कौन था। वो बोली, तुम्हें मेरी कसम है, पहले तो मेरी बात सुनो, फिर मैं तुम्हारी बात को अपनी नौकरानी से करा दूंगी। मेरी पत्नी को मैंने एक मौका दे दिया क्योंकि उस पर विश्वास करता था, बहुत प्यार करता था। निधि ने उसके आंसू पोंछे और फिर वो बताने लगी, हम 5 बहनें और एक भाई था। हमारे पिता एक मजदूर थे और माँ सिलाई करती है। हम छोटे थे, हमारा पेट भी छोटा छोटा था। हमारा पेट माँ की सिलाई में कमाई के से भरता था। जब हम बड़े हुए तो हमारी भूख भी बढ़ गई। हमारी माँ चूल्हे पर डालकर पतीला रख देती और जी भर के अपने पानी डालती, लेकिन नहर बार रोटी कम पड़ जाती। हम आधे पेट खाना खा के उठते थे। काफी समय के बाद हम भाई बहन एक दूसरे का खाना खाने लगे थे। हमारा सबसे छोटे भाई चिंटू उसका खाना उसकी मुट्ठी भर लेता और एक कुछ नहीं कहते। झगड़ने के बाद जब हम खाने पे
छोटे तो हमारा छोटा भाई हमारी माँ को अपने उसके हाथ से रोटी के टुकड़ों को लेकर खिलाता, और जब माँ रोती तो रिंकू अपनी ड्रेस से उसके आंसू पोंछता। मेरी सबसे बड़ी बहन 17 साल की थी और रिंकू 4 साल का। बड़ी बहन की शादी की उम्र निकल रही थी, लेकिन एक गरीब घर में लड़की के साथ शादी कौन करेगा। जब हमारी बहनों को उसे बहुत उम्मीदें थी, जब कि कब वो बड़ा होगा और हमारी किस्मत बदलेगा। लेकिन जिंदगी का एक दौर मृतसरता जैसा है। रिंकू बड़ा हो गया, हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और हम अपने नसीब को कोसते और रोते। हाँ, सभी बहनें बड़ी थीं। रिंकू मेरी बड़ी बहन को गले लगाकर रोता था। माँ सिर पकड़कर बैठ जाती थी। माँ उसे बहुत बहुत समझाती कि तुम एक पुरुष हो। जब एक महिला किसी के सामने बेतहाशा रोती है, तब वो पुरुष अपना साहस दिखाता है, उसके वहाँ आंसू पोंछता है, ना कि स्वयं रोता बैठता है। लेकिन रिंकू को ये बात समझ में नहीं आती। वह बेचारा अभी भी हमारे जैसे ही भाग्य था। उसने पढ़ाई से भी दूरी बना ली और अब वो भी 17 साल का हो गया था, इसलिए माँ ने उसे इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाने में भेजा था। लेकिन उसके पास काम सीखने का समय ही नहीं था। माँ की नज़र अब कमजोर होती जा रही थी, इसलिए वो सिलाई मशीन से काम नहीं कर पा रही थी। मेरी बड़ी बहन भी सिलाई में काम से अलग हो गई थी। सुबह शाम हमारी हालात एक सी रहती। हम भूखे रहते और हमारे पिता शाम को शराब पीकर आते और बिस्तर पर लेट जाते। एक रात को जब हम माँ भूख से रो रही थी, तो रिंकू उठकर उसके पास गया और उसे गले लगाकर रोने लगा। सुबह होते ही रिंकू ने कहा कि वह इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं सीखेगा, बल्कि मजदूरी करेगा। उस समय ऐसा नहीं करना जरूरी था, तो हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद एक लड़का हमेशा रिंकू के साथ रहता था और हमारे घर भी आता। उसका नाम मनोज था। वह एक रिंकू की उम्र से काफी बड़ा था। आकर माँ को सत्वाना देता कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे छुप छुप कर देखा करता था। उसे मैं बहुत अच्छी लगने लगी और मुझे वो भी अच्छा लगने लगा था। उसने मुझे बताया कि जब घर के हालात ठीक होंगे तो मुझे अपनी पत्नी बनाएगा। लेकिन एक दिन वो गायब हो गया। मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो जरूर आएगा। उन दिनों रिंकू दिन भर घर के बाहर रहता। धीरे धीरे वो अपना रात में भी बाहर ही रहने लगा। एक दिन वो रोज की तरह घर से बाहर गया और फिर घर में नहीं आया। माँ और सभी बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। माँ पूरे दिन ऐसे रोती जैसे कोई मर गया हो। तब से हम बहुत दुखी रहने लगे। कई दिनों तक हमें खाना नहीं मिला। उसी दौरान मेरी बड़ी बहन सीढ़ी चढ़ते समय चक्कर खाकर सिर के बल गिर गई। उसे गंभीर चोटें आई और उसकी मौत हो गई। लेकिन बड़ी बहन के चले जाने के बाद भी माँ रोए नहीं, या हम बहनों भी रोए नहीं। माँ ने कहा तुम्हारी दीदी भूख से मर गई है। तब मैंने कहा कि दीदी नसीबवान थी जो उसे इन सबसे छुटकारा मिल गया। ऐसे ही एक महीना बीत गया और रिंकू फिर घर आया, लेकिन वह बहुत सारे पैसे लेकर आया था। आते वक्त एक शॉल भी लाया था। रिंकू ने नहीं कहा, माँ ये शॉल मैं दीदी के लिए लाया हूँ। तब माँ ने उसे बताया कि फिर माँ ने उससे कहा कि बेटा तेरी शॉल को ओढ़ने के लिए वो अब दुनिया में नहीं रही। सुनकर वो रोया नहीं, बस इतना कहा कि इसके बजाय पिताजी की मृत्यु हो जाती तो अच्छा होता। रिंकू अब पहले की तरह चीजों के लिए नहीं रोता था। उसके आने से अब घर में खाने पीने का इंतजाम होने लगा था। उसने माँ से कहा मैं बिजनेस शुरू किया है। माँ ने कहा कि ये तो भगवान की कृपा है। सब वो कभी दिन के बाहर होता तो कभी रात के बाहर रहता है। कभी कभी वो रात भर रहता था। उसके दिन और रात के कोई हिसाब नहीं था। लेकिन हम सभी बहनें भरपेट खाना खाते और उसे बहुत आशीर्वाद देती। लेकिन उसने माँ से कहा था कि जब मैं काम से घर आऊं तो मुझसे कोई बात मत करना। जब भी वह आता तो अपना मुंह रुमाल से ढक लेता, कमरे में जाता और आराम करता। जब वह बाहर आता तो खुश दिखता। उसने दिन रात एक कारोबार हमारी समझ से परे था, लेकिन अब पेट भरने के कारण हमारी अक्ल भी ठिकाने पर न आने लगी थी। हम रिंकू की चिंता होने लगी। माँ उससे उसके काम के बारे में पूछती रहती और वह टालमेट करता रहता। माँ के जोर देने पर वह उठकर बाहर चला जाता। एक दिन जब पापा घर आए तो वो बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह ऐसे में नहीं थे। पापा घर आने के बाद बहुत जोर जोर से रिंकू के नाम से चिल्लाने लगे। हम सभी बहनों और माँ भी बाहर आ गई। रिंकू भी अपने कमरे से बाहर आ गया। पापा ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पापा ने कहा कि मेरा नाम इस नालायक ने खराब कर दिया। माँ ने कहा जो खुद नशे में डूबा हुआ रहता है तो उसका नाम क्यों खराब करेगा। पापा कहने लगे कि तुम्हारे हराम को खाना खिला रहा है। लेकिन माँ चुप नहीं रही और बोली आपने तो एक समय का खाना तक नहीं ठीक से खिलाया ही नहीं। हराम का सही वो खाना दे तो रहा है हमें,
लेकिन पापा को तो जैसे वो दुश्मन नजर आ रहा था और घर से बाहर जाने के लिए कह रहे थे। माँ ने अपने बेटे का पक्ष लिया और पापा ने उसे तलाक भी की धमकी दी। माँ ने अपनी अविवाहित बेटियों पर नजर डाली और शांत हो गई। उस दिन पापा ने रिंकू को बेइज्जत कर घर से निकाल दिया, लेकिन रिंकू की आंखों में आंसू नहीं थे, ना करे उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई डिप्रेशन नहीं था। वो घर छोड़कर चला गया। माँ ने पिताजी से पूछा भी क्या हुआ, पर वो बिना बोले कुछ बोले रिंकू से घर तोड़ दिया। हम उसने रिश्ता नहीं तोड़, वो हर महीने चुपचाप माँ को खूब पैसे भेजता था और उन्हीं पैसों से माँ ने एक गांव में एक घर खरीदा था। उस गांव के लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए उनकी नज़रों में हम खानदानी बन गए थे। माँ ने हमारे लिए लड़के देखने और शादी कर दी, लेकिन रिंकू कहाँ था और कैसी हालत में था हमें नहीं पता था। लेकिन कल जब मैं बाजार गई तो रिंकू का दोस्त मनोज मुझसे मिला। वह रिंकू के लिए बहुत ज्यादा चिंतित लग रहा था। उसने मुझसे विनती की कि तुम रिंकू से मिलो, वरना वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। रोहित, प्लीज मुझे रिंकू के पास ले चलो। निधि की बातों से मेरा सिर घूम गया। मैंने उससे पूछा कि मैं तुमसे एक उस नौकरानी के बारे में पूछा था। तब वो कहने लगी कि सच कहूँ तो मुझे तुमसे डर लगता है। सच जानने के बाद मुझे तलाक दे दोगे, इसलिए मुझसे तुम मेरा साथ दो। हमें रिंकू को ढूंढते हैं, फिर आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। मैंने निधि की बात मान ली। मैंने उससे कहा कि मैं रिंकू को ढूंढता हूँ और उसे अपने पास लाऊंगा। निधि की वजह से मनोज भी याद था, क्योंकि उसे खुद स्वीकार किया था कि उससे प्यार करती। सबसे पहले मुझे मनोज को ढूंढना था, जिसकी मुलाकात निधि से हुई थी, लेकिन बाद में वो गायब हो गया था। मैंने रिंकू मनोज के बारे में जानकारी पाने के लिए मेरी जान पहचान की सभी लोगों को पर काम लगाया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई बात पता नहीं चली। काफी चौंकाने वाली थी। आखिरकार मैं अपने फ्लैट का पता चला। शाम को उसी ऑफिस में आने के बाद निधि से कहा, तुम तैयार हो जाओ, हम आज रिंकू से मिलने वाले हैं। वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से अपनी ओढ़नी उड़ाई और कहा कि तुम मुझे अभी तुरंत ले चलो। हम दोनों एक पास इलाके में फ्लैट के सामने खड़े थे। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। घंटी बजाने पर मनोज ने दरवाजा खोला। मुझे नहीं जानता था कि उसने मुझसे कहा, रिंकू आजकल कोई शो नहीं कार, अब यहाँ से जा सकते हैं। मनोज का अवतार एक महिला जैसा था। मनोज हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। जब निधि को इस बात का एहसास हुआ तो वह मेरे पीछे से आगे आई। जैसे ही उसने निधि को देखा तो वह एक तरफ हट गया और फिर दोनों रिंकू के फ्लैट पर गए। रिंकू सामने बैठ गया। उसके सोफे के सामने मेज पर तरह तरह के नशे के सामान पड़ा हुआ था और अब भी वह नशे में लग रहा था। निधि को देखकर उस पर मनोज को कहा, ये सामान यहाँ से उठा लो, और निधि से कहा, यहाँ करने आई हो। निधि उसकी हालत देखकर रोने लगी। रिंकू से भी रहा नहीं गया, वो भी रोने लगा। कहने लगा, क्या सुनना है ये सब कुछ, जाने दो, रहने दो। मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू और कहाँ से खत्म। ये तो कि तुम्हारा भाई लखनऊ शहर का सबसे बड़ा किन्नर है। उसकी बात सुनकर निधि बहुत बड़ा सदमा लगा। फिर वो कहने लगा कि तुम्हें पता है, आप अपनी बड़ी बहन भूख से मर गई, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा भाई भी उस समय भूख से मर गया था। उसके शरीर में एक नई आत्मा पैदा हो गई, किन्नर की आत्मा। घर में गरीबी थी ना मनोज ने मुझसे कहा कि रात में घर चलो, लिपस्टिक लगाकर भीख मांगते हैं। मैं उसकी बात के लिए राजी हो गया, लेकिन उस समय रात में हमें भीख ना मिली, बल्कि ताने और ताने ही मिले। अनचाही बुरी सलाह सुनने को मिली। उस रात मेरा जमील मर गया था। अब मैं और मनोज रात के मेकअप करते हुए भीख मांगते। एक रात किन्नरों की मुखिया ने हमें पकड़ लिया। उसने हमें पकड़कर कई दिनों तक भूखा रखकर मारा। वो हम पर बहुत चिढ़ रहा था, क्योंकि हमने उसकी मर्यादों का उल्लंघन किया था। क्योंकि पुरुष होते हुए भी हमने तीसरी जाति का हक को छीनने की कोशिश की थी। जब हमने हमारी स्थिति बताई तो वह शांत हो गया। फिर हमें एक महीने बाद कुछ पैसे देकर छोड़ दिया। लेकिन जब मैं घर आता तो दीदी आसपास नहीं होती और सोचता कि तुम छह भी भूख से मर जाओगी। इसलिए मैं हर रात को अपने चेहरे पर मेकअप लगाता और भीख मांगता। मुझे बहुत सारे पैसे मिलते, इसलिए घर की स्थिति भी बदलने लगी। लेकिन हमेशा रात की कमाई से नशा करने वाले मेरे पिता ने मेरी कमाई का हराम की कमाई बताया। उन्हें किसी ने कहा था कि मैं किन्नर बनकर रात में सड़कों में भीख मांगता। जब उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया गया तो मैंने निश्चय कर लिया था कि उस गुरु के पास गए जिसने पैसे देकर छोड़ दिया था। मैं उसके पास गया, कहा मुझे भी अपने साथ ले लो।
उन्होंने कहा कि अगर तुम नाचना है गाना सीख लो और तुम बहुत अच्छे पैसे कमाओगे, आगे बढ़ जाओगे। उसके बाद मैंने सब कुछ सीखा। मैं अपने भाग्य से थक गया था। मैं किन्नर बन चुका था। दरअसल मैं अपने पिता की वजह से किन्नर बन गया था। अगर पिता ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो आज मैं ये कदम नहीं उठाता। मैं डांस को पैसे कमा रहा था और वे पैसे मेरे सामने रख रहा था और नशे में मैं खुद को मार रहा था। मैं खुद को दोष देता, मैं कैसा आदमी हूँ जो हालात में तंग आकर किन्नर बन गया। फिर इससे भी जो पैसे आते मैं तुम्हें भेजता। मैंने सोचा कि बहनों की शादी में जाऊं, पर बाद में ख्याल आता कि नहीं, पहचान लिया तो तुम लोगों की बदनामी होगी। और मुझे भी अब पता चला कि आप माँ अब अंजलि दीदी यहाँ रहने लगी, इसलिए अब मैंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया। तब निधि रोते रोते कहने लगी कि रिंकू, तुमने जो किया उसका एहसास हम कभी चुका सकते, पर तुम्हें पता है पापा अब भी भीख मांगने लगे हैं। एक दिन दरवाजे पर कोई भीख मांगने आया और उन्हें देखकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम मेरे घर की साफ सफाई करो तब ही तुम्हें दो समय का खाना मिलेगा। वो आते हैं और बड़ी मुश्किल से साफ सफाई कर पाते हैं क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है पर और वो कहीं जाने से बेहतर लगा कि वो मेरे यहाँ रहे। और रोहित वो नौकरानी के बारे में तुम जो पूछ रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पिता ही। सब कहते हुए निधि जोर जोर से रोने लगी। सब कुछ जानने के बाद निधि को माफ कर दिया और रिंकू को लेकर आया। उसके पिता को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत नशे में रहते हैं, इसलिए उनकी आदत बन गई है और उन्हें सेंटर में भर्ती करना पड़ेगा। हमने तुरंत उनके नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया गया और वहां उनका अब समुचित इलाज किया जाएगा। और मैं निधि और हम हफ्ते उनसे मिलने जाते हैं। उनके बीच बहुत जल्दी सुधार हो रहा था। हम अभी निधि अपने पिता को दिल से माफ नहीं कर पाए थे।